नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोकुल दशोरा और आप देख रहे हैं KNIQ अकेडमी। KNIQ अकेडमी का लक्ष्य है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम राजस्थान के RPSC की किसी भी परीक्षा जैसे CET हो गया, जैसे रीट हो गया, सेकेंड ग्रेड हो गया, फर्स्ट ग्रेड हो गया, RS हो गया, RPSC की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण कंटेंट प्रोवाइड करना। तो आप KNIQ अकेडमी हम अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, लिंक्डइन पर, जहां जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए। चलो आज शुरू करते हैं हम इंडियन पॉलिटी। कल की क्लास में हमने क्या देखा? कल की क्लास में हमने समझा कि राज व्यवस्था क्या होती है, संविधान के बारे में हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश का वो सर्वोत्तम ग्रंथ होता है, वो सर्वोत्तम नियमावली होती है, वो सर्वोत्तम अधिनियम होता है, वो सर्वोत्तम निर्देश होता है जो किसी भी देश को चलाने के लिए आवश्यक होता है। और राज व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा कि राज व्यवस्था क्या होती है। संविधान के अंदर दिए गए निर्देश को, दिए गए नियमों को, दिए गए कानून को, उनको लागू करने का जो काम है, उसके लिए जो बनाई गई व्यवस्था है, उसको हम राज व्यवस्था कहते हैं। आज की कक्षा में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की कक्षा के अंदर हम जानेंगे कि संविधान, जो हमने कल संविधान के बारे में बात की थी, संविधान किस प्रकार से होता है। तो लिखित संविधान के बारे में हम जानेंगे, अलिखित संविधान के बारे में हम जानेंगे, लिखित संविधान की विशेषताएं क्या होती है, अलिखित संविधान की विशेषताएं क्या होती है, साथ साथ किन किन देशों में लिखित और अलिखित संविधान जो है वो लागू है। तो आइए शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा संविधान और राज व्यवस्था के बारे में। आज हम देखते हैं कि संविधान जो है वो महत्वपूर्ण क्यों होता है। संविधान जो है वही राज व्यवस्था जो है उसका निर्धारण करता है। किसी भी देश में राज व्यवस्था कैसी होगी, किस प्रकार की सरकार होगी, सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां होगी, नागरिकों के पास कौन कौन से अधिकार होंगे, सरकार, संघ सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध कैसे होंगे, इस प्रकार की जो चीजें हैं, इस प्रकार की जो राज व्यवस्था है, उसका निर्धारण जो है वो संविधान के द्वारा होता है। तो हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड्स द पॉलिटी, यानी कि संविधान राज्य की राजनीतिक व्यवस्था को निर्धारित करता है। जैसे कि संविधान यह तय करता है कि शासन का स्वरूप क्या होगा, जैसे कि लोकतंत्र होगा उस देश के अंदर या राजतंत्र होगा उस देश में, इसका निर्धारण जो है वो संविधान के द्वारा होता है। संविधान के विभिन्न अंगों का निर्धारण जो है, सरकार के विभिन्न अंगों का निर्धारण जो है वो भी संविधान के द्वारा होता है। जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कल हमने देखा भी कि सरकार के जो विभिन्न अंग है संविधान के अंदर, सरकार, संविधान जो है वो सरकार के विभिन्न अंगों को शक्तियां प्रदान करता है ना। और विधायिका के बारे में भी हमने कल देखा कि विधायिका क्या होती है। विधायिका यानी विधि बनाने की जो संस्था है उसको हम विधायिका कहते हैं। विधि का पालन करवाने वाली यानी कार्य को पालन करवाने वाली जो संस्था है उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। और कार्यपालिका ने जो नियम कार्यपालिका ने जो कार्य करवाया है, जो पालन करवा रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार का उसके अंदर वो पालन नहीं होता है, कोई त्रुटि हो जाती है, या फिर किसी नागरिक के अधिकार का हनन होता है, या फिर ऐसा कोई नियम सरकार बनाती है जिससे संविधान जो गैर संवैधानिक होता है या संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है, तो फिर न्यायपालिका जो है उसको उसके अंदर अपना निर्णय देती है। तो इनकी शक्तियां जो है वो भी संविधान डिसाइड करता है, उसका निर्णय भी संविधान लेता है। नागरिकों के अधिकार के बारे में हमने देखा
कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार होंगे, तो उनके बारे में भी जो है संविधान डिसाइड करता है, संविधान के अंदर दिए गए हैं। उसके अलावा नागरिकों के कर्तव्य क्या होंगे वो भी संविधान हमको बताता है। केंद्र और राज्य, इनके बीच में संबंध क्या होगा, ये भी हम देखते हैं संविधान के द्वारा हमको प्राप्त होता है निर्देश। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि संविधान हमको क्या बताता है। संविधान जो है ये निर्धारित करता है किसी देश में, किसी राज्य में किस प्रकार की राज व्यवस्था होगी, वो चीज जो है वो संविधान डिसाइड करता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इनको नोट कर सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे कि भारत के अंदर हम देखते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, सार्वभौम समाजवाद के रूप में स्थापित संविधान संविधान जो है इस रूप में स्थापित करता है। यही भारत की राज व्यवस्था का निर्धारण करता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक फ्रेमवर्क दैट डिटरमाइंस द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंट्रीज पॉलिटी। अर्थात संविधान जो है वो किसी भी देश की राज व्यवस्था उसका निर्धारण करता है। आगे हम देखते हैं कि संविधान जो है क्या वो हमेशा लिखा हुआ ही होगा, क्या हमेशा वो लिखित ही होगा, क्या संविधान अलिखित भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि दो प्रकार के हम देखते हैं कि संविधान, लिखित और अलिखित। अब लिखित संविधान और अलिखित संविधान में अंतर क्या होता है। लिखित संविधान के अंदर क्या होता है, संविधान के जो नियम हैं और कानून हैं एक ही लिखित दस्तावेज के अंदर संकलित होते हैं, तो हम उनको कहेंगे लिखित संविधान। यानी कि जितने संविधान के अंदर जो नियम दिए गए हैं, जो कानून दिए गए हैं, अगर एक ही लिखित दस्तावेज के अंदर हो, एक ही लिखित दस्तावेज के अंदर संकलित हो, तो हम कहेंगे कि यह लिखित संविधान है। लेकिन अगर संविधान के नियम और कानून परंपरा के आधार पर, न्यायिक निर्णयों के आधार पर या प्रथाओं के आधार पर तय किए गए हो, या इनके आधार पर उनके नियम और कानून हो, और ये किसी एक ही लिखित दस्तावेज के अंदर संकलित ना हो, तो हम इसको कहेंगे अलिखित संविधान। तो यहां पर हमने देखा कि लिखित संविधान के अंदर क्या होता है, संविधान का नियम कानून एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। अलिखित संविधान के अंदर क्या होता है कि परंपरा, न्यायिक निर्णय और प्रथा के रूप में ये नियम और कानून बिखरे होते हैं, तो हम इसको कहेंगे अलिखित संविधान। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि लिखित संविधान के अंदर नियम जो होते हैं वह स्पष्ट होते हैं और निश्चित होते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी संविधान के अंदर अगर नियमों को एक ही जगह, एक ही किताब में संकलित किया गया हो, लिखा हुआ हो, तो नियम ज्यादा स्पष्ट होंगे, नियम ज्यादा निर्धारित होंगे, बजाय कि अलिखित संविधान जहां पर एक ही जगह सभी नियम, सभी कानून लिखे हुए नहीं हो। तो रिलेटिवली, तुलनात्मक रूप से हम क्या देखते हैं कि अलिखित संविधान के अंदर नियम जो है वो कम स्पष्ट होते हैं, लिखित संविधान के अंदर नियम ज्यादा स्पष्ट होते हैं, और अलिखित संविधान के अंदर नियम लिखित संविधान की तुलना में कम स्पष्ट होते हैं। अगली चीज हम देखें कि संशोधन के आधार पर अक्सर संशोधन की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, क्योंकि संविधान के संशोधन की प्रक्रिया लिखित संविधान में लिखी हुई होगी, तो फिर प्रक्रिया जो है वो
निश्चित होगी। लेकिन अलिखित संविधान में हम क्या देखेंगे कि परंपरा के आधार पर कानूनों के बदलने के साथ अपेक्षाकृत संविधान के अंदर जो संशोधन है वो लचीला होता जाता है ना। क्योंकि यहाँ पर एक ही जगह कोई संविधान के अंदर एक ही जगह संकलन नहीं है। नियम जो है, कानून जो है, परंपराओं, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों के आधार पर जो है वो दिए गए हैं। तो इसलिए क्योंकि इतना स्पष्ट नहीं होता है तो यहाँ पर जो है संशोधन लिखित संविधान की तुलना से ज्यादा लचीला होता है। जैसे कि लिखित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण है भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि संविधान लिखित होता है। अलिखित संविधान का उदाहरण है यूके, यूनाइटेड किंगडम जो है वहां का संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है। स्थिरता के आधार पर हम देखें तो लिखित संविधान ज्यादा स्थिर माना जाता है, अलिखित संविधान लचीला माना जाता है। लिखित संविधान की तुलना में अलिखित संविधान ज्यादा लचीला माना जाता है। तो यहाँ पर हमने लिखित संविधान और अलिखित संविधान के बीच में अंतर समझा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। सरल शब्दों में हम क्या देखेंगे कि लिखित संविधान के अंदर हम क्या कहें, सभी मुख्य व्यवस्थाएं एक लिखित दस्तावेज में होती है। जैसे भारत का संविधान जो है उसके अंदर सभी मुख्य व्यवस्थाएं एक लिखित दस्तावेज के अंदर है। अलिखित संविधान के अंदर हम क्या देखते हैं, जब संविधान एक ही दस्तावेज में नहीं होता बल्कि कानूनों में, परंपराओं में, न्यायालयों के फैसलों से मिलकर बनता है, जैसे यूनाइटेड किंगडम का संविधान, तो हम उस संविधान को अलिखित संविधान कहेंगे। और जैसा कि आपको बताया कि भारत का संविधान लिखित संविधान का सबसे बड़ा उदाहरण है। सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि अलिखित संविधान के अंदर न्यायपालिका की स्थिति लिखित संविधान की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर मानी जा सकती है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सामान्यतः, साधारणतः ये नियम नियम तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अलिखित संविधान के अंदर न्यायालय की स्थिति लिखित संविधान के अपेक्षा थोड़ी कमजोर मानी जाती है। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या देखते हैं कि न्यायालयों को संविधान की व्याख्या तथा कानूनों की संवैधानिक जांचने यानी जुडिशियल रिव्यू की स्पष्ट शक्ति मिलती है। और इसके कारण लिखित संविधान के अंदर हम क्या देखते हैं कि न्यायालय जो है वो अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत होते हैं, उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत होती है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी अलिखित संविधान जो है वो नियम के द्वारा चलता है, परंपराओं के द्वारा चलता है, रीतियों और संसदीय कानूनों पर आधारित होता है। इसलिए अक्सर हम क्या देखते हैं कि अलिखित संविधान के अंदर क्या होता है, संसद की सर्वोच्चता यानी कि संसद ही सर्वोच्च है अलिखित संविधान में। तो उससे क्या होगा, न्यायालय की शक्ति जो है वो सीमित हो जाएगी, क्योंकि संसद की सर्वोच्चता अलिखित संविधान में होती है और लिखित संविधान में हम देखते हैं संविधान की सर्वोच्चता होती है। अगर हम देखें तो कोई भी संविधान पूरी तरह से ना तो लिखित होता है और ना ही अलिखित होता है। किसी भी संविधान को हम पूर्ण रूप से लिखित नहीं कह सकते, ना ही पूर्ण रूप से अलिखित कह सकते हैं। हम कह सकते हैं मुख्यतः यह लिखित है और मुख्यतः यह अलिखित है।
उदाहरण के तौर पर अगर हम देखेंगे, लिखित संविधान में भी अलिखित तत्व होते हैं। लिखित संविधान में भी बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो अलिखित होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हमने देखा, कल हमने एक उदाहरण लिया था अनुच्छेद 17 के अंदर। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है। तो अस्पृश्यता के अंत के बारे में अनुच्छेद 17 के अंदर बताया गया है, ये बात ठीक है। लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है, कोई इसका मतलब इसको मानता नहीं है, यानी अनुच्छेद 17 का अगर कोई नागरिक का अनुच्छेद 17 का जो अधिकार है उसका हनन होता है, तो संविधान में उसकी सजा का कोई प्रावधान नहीं दिया गया। फिर उसकी सजा का जो प्रावधान है वो राज व्यवस्था के अंदर दिया गया, अर्थात लिखित संविधान के अंदर नहीं दिया गया। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि भारत के अंदर अमूमन क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो कौन बनता है, वो तो भारत के अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता जो है वही बहुमत दल का जो नेता है उसी को हम प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। तो इसके अंदर भी हम क्या देख सकते हैं कि वास्तव में संविधान के अंदर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान के अंदर जो है ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नॉमिनेट करेगा, लेकिन ये परंपरा बनी हुई है कि राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित करेगा जो कि बहुमत दल का नेता होगा, यानी बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित करेगा। अब ये चीज स्पष्ट रूप से संविधान में लिखी गई तो नहीं है, लेकिन ये परंपराओं के आधार पर हम देखते गए। इसका मतलब सभी चीजें संविधान के अंदर, लिखित संविधान भी पूर्णतः लिखित नहीं होता है और अलिखित संविधान भी इसी प्रकार से हम देखते हैं कि पूर्णतः अलिखित नहीं होता है, क्योंकि अलिखित संविधान के अंदर भी कुछ चीजें जो है वो लिखित तो होती ही है। उदाहरण के लिए जैसा हमने बताया कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है, लेकिन शासन के कई सारी परंपराएं जो है वो संविधान के अंदर स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है, फिर भी उनका पालन किया जाता है। इसी प्रकार से अलिखित संविधान में भी लिखित तत्व होते हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, लेकिन कई महत्वपूर्ण संविधान नियम जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है लिखित रूप में। इसलिए हम कहते हैं कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में संविधान को मुख्यतः लिखित या मुख्यतः अलिखित कहा जाता है, क्योंकि हर संविधान में कुछ तत्व जो है वो लिखित होते हैं और कुछ तत्व जो है वो अलिखित होते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है जिसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक ऐतिहासिक दस्तावेज था जिस पर 15 जून 1215 को किंग जॉन ने इंग्लैंड में हस्ताक्षर किए थे। तो हम क्या देखते हैं, मैग्ना कार्टा जो है वो क्या है? एक ऐतिहासिक दस्तावेज। इसकी विशेषताएं हम देखेंगे। एक तो मैग्ना कार्टा जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान अधिकार पत्र, यानी ग्रेट चार्टर। इसका महत्व क्या है? इसने पहली बार यह सिद्धांत स्थापित किया कि राजा भी कानून से ऊपर नहीं है। मैग्ना कार्टा को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इसलिए भी माना जाता है क्योंकि पूरे विश्व के अंदर ये पहला ऐसा दस्तावेज था जिसके अंदर नागरिकों के अधिकार की बात की गई थी, जिसके अंदर ये बात की गई थी जो कि राजा भी किसी कानून से ऊपर नहीं है, यानी कानून सबसे ऊपर है, यानी संविधान सबसे ऊपर है, यानी जो नियम है वो राजा के ऊपर भी लागू होते हैं और राजा की शक्तियों पर भी यहाँ पर सीमा लगाई गई थी। प्रजा के भी अधिकारों को मान्यता दी गई। इसे आधुनिक लोकतंत्र, विधि के शासन और मौलिक अधिकारों की नींव माना जाता है। तो इसलिए मैग्ना कार्टा जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख लीजिए इसको। मैग्ना कार्टा के बारे में हमने क्या क्या देखा। मैग्ना कार्टा जो है वो कब लागू हुआ था? 15 जून 1215
15 के अंदर मैग्ना कार्टा लागू, किंग जॉन ने इस पर हस्ताक्षर किया था। महान अधिकार पत्र हम इसको कहते हैं। राजा भी कानून से ऊपर नहीं है, प्रजा के अधिकारों को इसने मान्यता दी थी। तो इसलिए मैग्ना कार्टा वैश्विक रूप से ये एक पहला दस्तावेज था जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रजा के अधिकारों को भी मान्यता दी गई थी। राजा जो है उसको भी कानून से ऊपर नहीं बताया गया था। तो यहाँ पर हमने देखा कि लिखित संविधान और अलिखित संविधान के अंदर हमने अंतर देखा। लिखित संविधान जो है उसकी विशेषताएं देखी, अलिखित संविधान की विशेषताएं देखी। अब हम जो है पढ़ेंगे एकात्मक शासन, यूनिटरी गवर्नमेंट। एकात्मक शासन क्या होता है? एकात्मक शासन के अंदर क्या होता है? सारी प्रमुख शक्तियां केंद्र सरकार के पास होती है। यानी कि एक ऐसा शासन कि सारी जो प्रमुख शक्तियां है, अगर वो सभी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली जाएगी तो हम उस शासन को क्या कहेंगे? एकात्मक शासन बोलेंगे, यूनिटरी गवर्नमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, विशेषता क्या होती है? इसमें एक ही सर्वोच्च सरकार होती है। सबसे बड़ी विशेषता तो क्या है इसकी? एक ही सर्वोच्च सरकार। यानी सारी शक्तियां किसके पास चली गई? सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास चली गई। यानी शक्तियों का क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। केंद्र राज्यों की शक्तियों को बदल भी सकता है क्योंकि सारी शक्तियां किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। प्रशासनिक एक रूपता रहती है इस शासन के अंदर, यानी प्रशासन एक रूप से चलता रहता है क्योंकि एक ही सरकार के पास सभी शक्तियां है, तो प्रशासन के अंदर क्या रहेगी? एक रूपता रहेगी। उदाहरण के तौर पर हम क्या देखते हैं? यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन सी व्यवस्था है? एकात्मक व्यवस्था है। फ्रांस के अंदर भी कौन सी व्यवस्था है? यूनिटरी गवर्नमेंट है ना। तो एकात्मक शासन के अंदर हमने क्या देखा कि सारी शक्तियां अगर केंद्र सरकार के पास चली जाएगी, मुख्य शक्तियां सभी केंद्र सरकार के पास चली जाएगी, तो हम उस शासन को क्या कहेंगे? एकात्मक शासन कहेंगे। ठीक है, अब इस शासन के अंदर विशेषता क्या है? सर्वोच्च सरकार कौन सी हो गई? केंद्र सरकार हो गई। एक ही सर्वोच्च सरकार होगी। ठीक है, सर्वोच्च सरकार यानी जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार की शक्तियों को सीमित कर सकती है, राज्य सरकार की शक्तियों को बदल सकती है। प्रशासनिक एक रूपता रहेगी इसके अंदर, है ना। प्रशासन एक जैसे चलेगा क्योंकि नियम जो है वो बनाने वाली सत्ता जो है वो एक ही होगी, है ना। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जो है इसका उदाहरण है। आप नोट कर लीजिए इसको। पेन का रंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये ठीक दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से एक होता है संघात्मक शासन। संघात्मक शासन यानी फेडरल गवर्नमेंट। तो जिस प्रकार से एकात्मक शासन के अंदर क्या हुआ? एकात्मक शासन के अंदर सभी जो शक्तियां है वो केंद्र सरकार के पास चली गई, यानी कि एक ही सर्वोच्च सरकार हो गई, एक ही सर्वोच्च शक्ति हो गई। तो उसी प्रकार से हम क्या देखते हैं? संघात्मक शासन के अंदर क्या होगा? जो शक्तियां है उसका विकेंद्रीकरण हो जाएगा। एकात्मक शासन के अंदर शक्तियों का क्या हो रहा है? केंद्रीकरण हो रहा है। और संघात्मक शासन के अंदर शक्तियों को क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण हो जाएगा। यानी कुछ शक्तियां जो केंद्र सरकार के पास रहेगी और कुछ शक्तियां जो है वो राज्य सरकार के पास रहेगी। केंद्र सरकार के पास अपनी शक्तियां रहेगी, राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियां रहेगी। तो इस शासन को हम क्या है कहेंगे? इसको कहेंगे हम संघात्मक शासन यानी फेडरल गवर्नमेंट। इस व्यवस्था में हम क्या देखते हैं? शक्तियां संविधान संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में क्या होती है? विभाजित होती है। शक्तियां जो है वो केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित होती है। विशेषता क्या है? एक तो एकात्मक शासन में हमने क्या देखा कि सारी शक्तियां जो है वो एक ही सरकार के पास चली गई। यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो गया। यहाँ शक्तियां केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है। यानी शक्तियां जो है वो दो स्तर की सरकार हो गई यहाँ पर। दूसरी हमने क्या देखा? देखते हैं कि दोनों शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित होती है। संविधान बताएगा केंद्र सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां, राज्य सरकार के पास कौन कौन सी शक्तियां। यहाँ पर संविधान सर्वोच्च हो जाता है और न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र होती है। उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट
और कनाडा। यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो है वो संघात्मक शासन है, कनाडा के अंदर भी हम क्या देखते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था है। अब कुछ सरकार, अभी हमने देखा कि एक तो शासन व्यवस्था क्या हो गई, एकात्मक शासन व्यवस्था हो गई, यूनिटरी गवर्नमेंट हो गई, एक हो जाए संघात्मक शासन व्यवस्था हो गई, फेडरल गवर्नमेंट हो गई। अब दोनों के अंदर हमने दोनों की विशेषता भी देख ली, दोनों क्या होता है वो भी देख लिया। लेकिन अगर कुछ शक्तियां केंद्र के पास है, कुछ राज्य के पास है, ये बात तो हमने देख ली, तो संघात्मक शासन में। लेकिन एक होता है अर्ध संघात्मक शासन यानी क्वासी फेडरल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, ये संघात्मक और एकात्मक दोनों की विशेषताओं का मिश्रण होता है। सामान्य परिस्थितियों के अंदर तो संघीय व्यवस्था लागू होती है, यानी सामान्य परिस्थितियों के अंदर केंद्र की शक्तियां अलग होगी, राज्य की सरकार राज्य सरकार की शक्तियां अलग होगी, और संविधान दोनों को शक्तियां प्रदान कर रहा है, ये बात तो ठीक है, ये संघीय व्यवस्था होगी। लेकिन कुछ मामलों में केंद्र को राज्यों से अधिक का अधिकार प्राप्त होते हैं इसके अंदर। तो एक विशेषता तो ये हो गई क्वासी फेडरल जो है गवर्नमेंट की, एक विशेषता तो ये हो गई कि केंद्र जो है उसको राज्य से कुछ शक्तियां अधिक प्राप्त होती है। संविधान में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। इसके अंदर केंद्र को विशेष या आपातकालीन परिस्थितियों में अधिक शक्तियां प्राप्त होती है, संघीय ढांचा होता है, लेकिन केंद्र अपेक्षाकृत मजबूत रहता है। उदाहरण है इसका भारत। इंडिया के अंदर जो है हम क्या देखते हैं, कौन सा शासन है, इंडिया इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो है वो अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है, यानी क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है। इंडिया के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट है ना। तो इस इंडिया के अंदर ये जो भारत के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको क्वासी फेडरल गवर्नमेंट बोला। किसने बोला, केसी वेयर ने। केसी वेयर जो है उन्होंने क्या बोला कि भारत की संविधान जो है, भारत के अंदर जो शासन है वो किस प्रकार का शासन है, भारत के अंदर क्वासी फेडरल विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी केंद्र को मजबूती दी गई है, केंद्र के पास अपेक्षाकृत शक्तियां जो है वो ज्यादा दी गई है, और राज्य की तुलना के अंदर। ये बात किसने बोली, ये केसी वेयर ने बोली है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आ चुका है परीक्षा के अंदर, इसलिए आप याद कीजिए। केसी वेयर जो है, केसी वेयर, इन्होंने क्या बोला कि भारत के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, क्वासी फेडरल अर्ध संघात्मक शासन, वहां जहां पर केंद्र जो है उसके पास अपेक्षाकृत ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई है। नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगर दोनों के बीच में अंतर देखें तो यूनिटरी गवर्नमेंट के अंदर केवल केंद्र जो है उसको शक्तियों का केंद्र है, यानी केंद्र के पास ही ज्यादा शक्तियां। फेडरल गवर्नमेंट यानी कि संघात्मक शासन के अंदर हम क्या देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच में दोनों के अंदर क्या हुआ, शक्तियों का विभाजन हुआ है ना। शक्तियों का केंद्र एकात्मक शासन के अंदर कौन है, केंद्र है, और संघात्मक शासन के अंदर शक्तियों का केंद्र केंद्र भी है और राज्य भी है। लेकिन अर्ध संघात्मक शासन में दोनों हैं, लेकिन अर्ध संघात्मक शासन के अंदर ज्यादा शक्तियां किसके पास होगी, केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होगी। ठीक है, क्या संविधान के अंदर शक्ति का विभाजन यूनिटरी गवर्नमेंट में होता है, तो संविधान में कोई शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट एकात्मक शासन के अंदर सभी जो शक्तियां है वो किसके पास चली जाती है, वो केंद्र के पास चली जाती है, तो विभाजन की तो बात ही नहीं उठती यहाँ पर। लेकिन संघात्मक शासन यानी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर हम क्या देखते हैं कि शक्तियों का विभाजन होता है, और ये शक्तियों का विभाजन कौन करता है, ये संविधान जो है उसके द्वारा शक्तियों का विभाजन हमको प्राप्त होता है। और क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक शासन के अंदर भी संविधान जो है वही शक्तियों का विभाजन करेगा। राज्यों के अंदर स्वायत्तता होगी, नहीं, राज्यों से के अंदर स्वायत्तता कम होगी, यहाँ पर राज्यों में स्वायत्तता अधिक होगी, और यहाँ पर क्या होगी, मध्यम होगी। यहाँ पर एकात्मक शासन का उदाहरण है यूके, संघात्मक शासन का उदाहरण है यूएसए, और अर्ध संघात्मक शासन का उदाहरण हम देखते हैं भारत, इंडिया।
ये तो हमने पढ़ लिया। यूनाइटेड किंगडम के अंदर संविधान जो है वो अनरिटन माना जाता है। पारंपरिक रूप से हम क्या देखते हैं, संसद सर्वोच्च मानी जाती है। ये हमने देख चुके हैं कि अलिखित संविधान के अंदर क्या होता है, न्यायपालिका जो है वो क्या होती है, अपेक्षाकृत कमजोर होती है। ठीक है, अब एकात्मक शासन के सामान्य गुण हम क्या देखते हैं, एकात्मक शासन के कुछ सामान्य गुण होते हैं। जैसे कि एकात्मक शासन, यहां पर हम क्या देखते हैं, सारी शक्तियां किसके पास होगी, सभी शक्तियां केंद्र के पास होगी। अगर सभी शक्तियां केंद्र मतलब केंद्र जो है उसको ही पूरे देश को के ऊपर क्या करना है, राज्य करना है। सारे देश के अंदर जो व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर, सब चीजों को मेंटेन उसी को करना है। तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्था है, एकात्मक शासन की जो व्यवस्था है, वो कौन से क्षेत्र के लिए ज्यादा उचित है, छोटे क्षेत्रों के लिए ज्यादा उचित है या बड़े क्षेत्रों के लिए ज्यादा उचित है। तो सोचने वाली बात यही है कि इसके अंदर छोटे क्षेत्र जो है उनके लिए ये शासन व्यवस्था ज्यादा उचित है। और ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या जो है वो कम है, ऐसे देश, उनके लिए एकात्मक शासन व्यवस्था वो उपयुक्त है, वो उचित है। हम क्या देखते हैं, केंद्र और राज्य प्रांत के बीच में विवाद कम होंगे, क्योंकि शक्तियां तो सभी केंद्र के पास है, सर्वोच्च तो केंद्र है। तो राज्य और केंद्र के बीच में विवाद भी क्या होंगे, यहां पर अपेक्षाकृत कम विवाद होंगे, है ना। तो एक और यह विशेषता भी है कि केंद्र और राज्य के बीच में विवाद क्या होंगे, यहां पर कम होंगे, क्योंकि शक्तियां जो है वो किसके पास है, शक्तियां केंद्र के पास है। और अगर एक के ही पास सभी शक्तियां होगी तो वहां पर विवाद का तो प्रश्न ही इतना उठता नहीं है। हम देखें, अगर एक के ही पास सारी शक्तियां हैं, ज्यादा शक्तियां हैं, तो निर्णय धीरे होंगे या जल्दी होंगे। तो निर्णय जो है यहाँ पर अपेक्षाकृत क्या होंगे, अधिक त्वरित निर्णय होंगे यहाँ पर, यानी निर्णय शीघ्र होंगे। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर निर्णय शीघ्र होंगे, क्योंकि शक्तियों का विभाजन कम होगा, विवाद कम होगा। एक के ही पास सारी शक्तियां हैं, तो निर्णय क्या होंगे, वो त्वरित निर्णय होंगे, शीघ्र निर्णय होंगे। प्रशासन में हम क्या देखेंगे, एक रूपता देखेंगे, नियम बनाने वाले सत्ता ही एक है। तो एक प्रशासन के अंदर हम क्या देखेंगे, एक रूपता देखने को मिलती है। तो ये एकात्मक शासन के अंदर ये हम सारी विशेषताएं हमने देखी, नोट कर लीजिए आप ये। और एकात्मक शासन की कुछ और व्यवस्था हम देखते हैं, कुछ और विशेषता हम देखते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी शक्तियां एक ही सरकार के पास है, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि सभी शक्तियां एक ही सरकार के पास है, तो हम क्या देखते हैं कि अपेक्षाकृत कम खर्चीली व्यवस्था है ये, है ना। एकात्मक शासन जो है उसके अंदर हम क्या देखते हैं, सरकार का खर्चा कम होता है, क्योंकि यहाँ पर दोहरी शासन व्यवस्था नहीं है, एक को ही शासन चलाना है। तो यहाँ पर खर्चा जो है वो कम होगा, कम खर्चीली व्यवस्था है। राष्ट्रीय संकट के समय त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव होती है यहाँ पर। अगर ऐसा कोई राष्ट्रीय आपदा आ गया, राष्ट्रीय संकट आ गया, तो यहाँ पर एकात्मक शासन के अंदर हम क्या देखेंगे, त्वरित निर्णय होंगे। उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। फ्रांस के अंदर भी हम क्या देखते हैं कि एकात्मक शासन व्यवस्था है, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगर एक लाइन में हम देखें तो एकात्मक शासन में सत्ता का केंद्रीकरण होने से प्रशासन सरल हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा, कम खर्चीला हो जाएगा, और अपेक्षाकृत विवाद मुक्त होता है। तो ये सारी व्यवस्था, ये सारी विशेषता हमने एकात्मक शासन के अंदर देखी।
क्या क्या विशेषता देखी हमने? सबसे पहले तो सरकार जो है वो एक ही सरकार के पास सभी शक्तियां है, केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां है। कौन से क्षेत्र के लिए ज्यादा उपयोगी है? तो ऐसे क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल कम है, ऐसे देश जिनका क्षेत्रफल कम है, वहां पर एकात्मक शासन व्यवस्था ज्यादा उपयुक्त है। जहां पर ऐसे क्षेत्र जहां पर जनसंख्या कम है, तो एकात्मक शासन व्यवस्था ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है। फिर उसके अलावा हम देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच में विवाद जो है वो भी यहाँ पर कम होता है। केंद्र राज्य के बीच में विवाद कम होगा तो निर्णय कैसे होंगे? निर्णय शीघ्र होंगे। फिर हम देखते हैं कि केंद्र के पास ही सारी शक्तियां हैं, तो फिर शक्तियों के अंदर, प्रशासन के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगी? एक रूपता देखने को मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि फिर हमने क्या देखा कि एकात्मक शासन व्यवस्था जो है वो अपेक्षाकृत क्या होती है? कम खर्चीली व्यवस्था होती है। अगली हमने क्या देखा कि एकात्मक शासन व्यवस्था आपातकाल के समय जो है, इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय क्या होता है? इसके अंदर निर्णय जो है वो शीघ्र होते हैं, निर्णय जो है वो त्वरित होते हैं। और हमने देखा कि यूनाइटेड किंगडम्स, यूके और फ्रांस के अंदर हम एकात्मक शासन व्यवस्था को देखते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको भी। तो एकात्मक शासन व्यवस्था हमने देखी। अब हम देखेंगे संघात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था देखते हैं हम लोग। यानी कौन से गवर्नमेंट यहाँ पर हम देखेंगे? फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट की विशेषता क्या होती है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर, जैसे एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर हमने देखा कि शक्तियों का क्या हो जाता है? केंद्रीकरण हो जाएगा। और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्या होगा? शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा पावर्स का, विकेंद्रीकरण हो जाएगा। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर हमने क्या देखा कि कौन से क्षेत्र, कौन से किस प्रकार के देश जिनके अंदर जो है क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या कम है, ऐसे देश के ऊपर एकात्मक शासन व्यवस्था जो है ज्यादा उपयुक्त है। उसी प्रकार संघात्मक शासन व्यवस्था, ये बड़े क्षेत्रफल वाले जो देश हैं और अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं उनके लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि देश जो है उसका क्षेत्रफल बड़ा है और जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर संघात्मक शासन व्यवस्था, ताकि छोटे से छोटे एरिया तक भी जो है व्यवस्था पहुंच सके, सरकार की योजना जो है वो पहुंच सके। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्या होता है? एक के पास ही शक्तियां होती है, तो एंड तक पहुंचने के अंदर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर क्योंकि विकेंद्रीकरण हो जाएगा शक्तियों का, तो एंड जो है बिल्कुल छोटे से छोटे एरिया, छोटे से छोटे प्रदेश जो है, छोटे से छोटे गांव जो है, वहां तक क्या हो जाएगी? शासन की जो व्यवस्था है वो पहुंच पाएगी। इसलिए बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए ये उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पर अब क्या देखते हैं? केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का जो विभाजन है, एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर तो सभी शक्तियां केंद्र के पास थी, लेकिन यहाँ पर केंद्र और राज्य जो है, हमने देखा दोनों के पास शक्तियां है। तो केंद्र और राज्य, इनके बीच में शक्तियों का संवैधानिक रूप से विभाजन होता है। ठीक है। क्षेत्रीय आवश्यकता और स्थानीय आकांक्षाएं जो है उनको बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर। ठीक है। ये ऐसे क्षेत्रों के लिए, ऐसे देश के लिए भी उपयोगी है जहां पर विविध भाषा है, संस्कृति जो है वो विविध है, विविध परंपराओं वाले देशों के लिए, और एकता और विविधता दोनों को बनाए रखने के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था वो अधिक कारगर है एकात्मक शासन व्यवस्था की तुलना में। ठीक है। और हम देखते हैं कि इसके कुछ सीमाएं भी हैं एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर, क्योंकि सभी शक्तियां एक ही केंद्र सरकार के पास थी, तो वहां पर विवाद का तो कोई प्रश्न उठता नहीं है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था में हम क्या देखते हैं कि राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न होते हैं, हो सकते हैं। ठीक है। समन्वय की आवश्यकता के कारण राज्य और केंद्र को आपस में कोऑपरेट करके चलना होता है, और आपस में कोऑपरेट करके चलने के कारण यहाँ पर हम क्या देख, अपेक्षाकृत समय जो है वो अधिक लग जाता है। प्रशासनिक व्यवस्था जो है एकात्मक के अंदर, तो प्रशासनिक व्यवस्था कम खर्चीली होती है, लेकिन संघात्मक के अंदर
प्रशासनिक व्यवस्था अधिक खर्चीली होती है। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर क्षेत्रीय हित जो है वो राष्ट्र हित, क्षेत्रीय हित और राष्ट्रीय हित जो है वो आपस में टकरा भी जाते हैं। यहाँ इसका उदाहरण है यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर हम क्या देखते हैं, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, जिससे क्षेत्रीय मांगों की तो पूर्ति होती है, लेकिन केंद्र और राज्य का विवाद, निर्णय प्रक्रिया में विलंब की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये हमने क्या देख लिया, एकात्मक शासन व्यवस्था भी देख ली, संघात्मक शासन व्यवस्था भी देख ली, एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर अंतर भी देख लिया, है ना। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं जो क्षेत्रफल, जो छोटे क्षेत्रफल होते हैं, जिनकी जनसंख्या कम होती है, तो उनके लिए उपयुक्त एकात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था कौन से जहां पर क्षेत्रफल ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है, और जनसंख्या ज्यादा है, उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है। एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर हम देखते हैं कि एक ही सरकार के पास सारी व्यवस्था है, और संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर हम क्या देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, ठीक है। यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर निर्णय जो है वो शीघ्र होते हैं, यहाँ पर निर्णय जो है वो डिले हो सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेट करके चलना पड़ता है ना, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आपस में सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है। ये एकात्मक शासन व्यवस्था के अंदर जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कम खर्चीली है। यहाँ पर जो है हम देखते हैं कि व्यवस्था ज्यादा खर्चीली है। यहाँ पर हमको एक रूपता देखने को मिलती है प्रशासनिक प्रशासन के अंदर, यहाँ पर हमको अपेक्षाकृत उतनी एक रूपता देखने को नहीं मिल सकती है, हो सकता है कम भी देखने को मिले, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो देखी। अब भारतीय संविधान को हम क्या कहेंगे, तो भारतीय संविधान के अंदर अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अंदर शासन व्यवस्था कैसी है, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है। यानी कि अर्ध संघात्मक शासन जो अभी हमने बताया, अभी केसी वेयर जो है उन्होंने यही कहा, उन्होंने क्या कहा, केसी वेयर कि भारत के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था है, भारत के अंदर अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है, ठीक है। इंडिया के अंदर क्वासी फेडरल स्टेट है, इंडिया किस प्रकार का है, क्वासी फेडरल स्टेट, अर्ध संघात्मक राज्य है, ठीक है। लेकिन क्वासी फेडरल स्टेट के अंदर भी क्या है, यहाँ पर केंद्र के पास जो है वो शक्तियां अपेक्षाकृत कुछ मामलों में ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं, अब यहां तो ये केसी वेयर जो है इन्होंने ऐसा क्यों कहा कि भारत के अंदर क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है, क्योंकि हम देखते हैं इन्होंने क्या बोला, एक तो भारत के अंदर संविधान जो है वो कैसा है, लिखित संविधान है। दूसरी चीज हमने क्या देखा कि भारत के अंदर जो है स्टेट के पास भी पावर है, सेंट्रल के पास भी पावर है, कुछ विषय जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत है, कुछ विषय जो है वो संघ सूची के अंतर्गत है ना। लेकिन हमने क्या देखा कि उस फिर भी कुछ विषय के अंदर केंद्र के पास जो है वो शक्तियां ज्यादा है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण तो है यहाँ पर, लेकिन केंद्र के पास हम क्या देखते हैं, अपेक्षाकृत शक्तियां जो है वो ज्यादा शक्तियां है। जैसे कि विदेश मामले जो है, तो विदेश मामलों की सारी शक्तियां जो है वो किसके पास है, केंद्र के पास है। नागरिकता की सभी शक्तियां जो है वो किसके पास है, वो केंद्र के पास है ना। इसी प्रकार से रक्षा मामला जो है उसकी सारी शक्तियां भी जो है वो किसके पास हो गई, वो भी केंद्र के पास हो गई। तो हम देखते हैं कि भारत के अंदर क्या है, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र के पास अपेक्षाकृत शक्तियां कुछ मामलों में ज्यादा है। बाकी इसकी विशेषता संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, है ना। लेकिन साथ ही केंद्र को जो अवशिष्ट शक्तियां है, यानी ऐसी शक्तियां जिनका जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है, तो इस प्रकार की जो अवशिष्ट शक्तियां है वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास चली जाएगी, वो केंद्र के पास चली जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर क्यों देखते हैं कि भारत के अंदर शासन व्यवस्था कौन सी है, भारत के अंदर जो है वो अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसको अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था ही क्यों कहा गया, अर्ध एकात्मक शासन व्यवस्था क्यों नहीं कहा गया। भाई अगर
अर्ध है, ना तो पूर्णतया संघात्मक शासन व्यवस्था है, ना पूर्णतया एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो अर्ध एकात्मक शासन व्यवस्था भी तो इसको कहा जा सकता था, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था ही क्यों कहा गया? तो उसका कारण क्या है कि भारत के अंदर हम क्या देखते हैं, भारत के अंदर हम देखते हैं कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। कुछ शक्तियां जो है वो राज्य के अंदर ज्यादा है, कुछ शक्तियां जो है वो केंद्र के अंदर ज्यादा है। अब सामान्य अवस्था के अंदर तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है वो प्रभावी रूप से रहता ही है, लेकिन कुछ ही परिस्थितियों के अंदर जो होता है, यहाँ पर शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसके पास चली जाती हैं? वो केंद्र के पास चली जाती हैं। आज और आपातकाल के समय ये जो है भारत जो है आपातकाल के समय वो संघात्मक व्यवस्था को फॉलो करता है। तो इसलिए हमने देखा कि इसको हम क्या करते हैं, अर्ध संघात्मक, सॉरी, आपातकाल के समय ये एकात्मक व्यवस्था फॉलो करता है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ भारत के संविधान को क्या कहा गया है? क्वासी फेडरल कहा गया है, और इस व्यवस्था को क्या कहा गया है? अर्ध संघात्मक व्यवस्था कहा गया है। केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन संविधान के अंदर दिया गया है। दूसरी चीज हमने देखा, लिखित संविधान जो है वो यहाँ पर है। संविधान की सर्वोच्चता है, केंद्र अपनी मनमानी नहीं कर सकता, राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता। राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का जो है वो विभाजन संविधान के द्वारा दिया गया है। न्यायपालिका यहाँ पर स्वतंत्र है, लेकिन केंद्र को कुछ मामलों में अपेक्षाकृत शक्तियां ज्यादा दी गई है। इसलिए केसी वेयर ने इसे क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। तो हमने देखा केसी वेयर का, हमने नाम देखा कि केसी वेयर, इन्होंने कहा कि ये जो व्यवस्था है ये किस प्रकार की व्यवस्था है? अर्ध संघात्मक व्यवस्था है। इसमें केंद्र के पास शक्तियां अपेक्षाकृत ज्यादा है। इसी प्रकार से ग्रेनविल्ले ऑस्टिन ने बोला कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको बोला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी कि सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य को आपसी सामंजस्य के साथ चलना पड़ेगा, यानी कोऑपरेट करके चलना पड़ता है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा? ग्रेनविल्ले ऑस्टिन ने कहा इसको सहकारी संघवाद, यानी प्रतिस्पर्धी नहीं लेकिन आपस में सहयोगी भागीदार। आइवोर जेनिंग्स ने क्या कहा? भारतीय संविधान को, आइवोर जेनिंग्स ने कहा कि केंद्र की ओर प्रबल झुकाव वाला संघ है। संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन झुकाव किस तरफ है? केंद्र की ओर झुकाव जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि who described the Indian Constitution as quasi फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा निम्न में से? तो केसी वेयर हो गया, एवीडी से हो गया, ग्रेनविल्ले ऑस्टिन, या फिर आइवोर जेनिंग्स, है ना? ये क्वेश्चन आप देख लो, इसको नोट कर लो, और इसका सही आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिएगा। इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं, आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। और आज हमने, जैसा कि आज हमने पढ़ा, लिखित संविधान और अलिखित संविधान के अंदर अंतर पढ़ा, लिखित संविधान और अलिखित संविधान के विशेषताओं के बारे में पढ़ा, उसके अलावा एकात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ा, संघात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ा, अर्ध संघात्मक व्यवस्था के बारे में पढ़ा। हमने ये भी देखा कि भारत के अंदर किस प्रकार से अर्ध संघात्मक व्यवस्था जो है वो लागू है। ठीक है, इसी के साथ इस कक्षा को यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नई कक्षा के अंदर। धन्यवाद, शुक्रिया।